हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल में। और मैं ललित मौर्य आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साइंस स्पेशल बैच में हम ब्लड टॉपिक पढ़ रहे थे, तो हमने ब्लड प्लाज्मा के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था कि प्लाज्मा में जैसे हमने देखा था क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेंगे। तो जैसे प्लाज्मा में कितने परसेंट जल पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनर का। तो प्लाज्मा में 90 से 92% तक जल पाया जाता है और 7% क्या पाई जाती है, तो 7% प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक, फिर हमने इसमें देखा था कि इसमें कौन कौन सी जो प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इनके फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, और इसके बाद फिर कि प्लाज्मा खुद ब्लड में कितने परसेंट पाया जाता है, तो आंसर होगा कि ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% पाया जाता है, 55% पाया जाता है। फिर हमने इसके फंक्शन देखे थे और आज जो है हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा वाला पार्ट, एक लिक्विड पार्ट, और एक होता है कॉर्पसल्स वाला पार्ट, कणिकाओं वाला पार्ट। तो प्लाज्मा हमारा कंप्लीट हो गया था और अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड कॉर्पसल्स। इसको बोलते हैं रुधिर कणिकाएं, इसको कहते हैं रुधिर कणिकाएं। और जो ये दो रुधिर कणिकाएं हैं ये तीन टाइप की होती हैं, तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। तो अब हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है कि इनके फंक्शन क्या है, इनका निर्माण कहाँ होता है, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सारी बातें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखोगे आरबीसी। आरबीसी इसको कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसको कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, ये हमारा पहला जो है कॉर्पसल्स है, लाल रुधिर कणिकाएं। यहां से क्वेश्चन जो है एकदम फैक्चुअल आते हैं कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होगा, आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ये सारी बातें तो ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम। ठीक है, तो आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि आरबीसी का जो रासायनिक नाम है वो होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट इसे कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इसके बाद फिर आपका आता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो बोन मैरो के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसी बोन मैरो में जो रेड कलर का मैरो होगा उसी में किसका निर्माण होगा, उसी में निर्माण होगा आरबीसी का। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि आरबीसी का जो निर्माण है वो रेड बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। इसको लिख सकते हैं यह लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तो निर्माण हो गया रेड बोन मैरो में। ठीक है, इसका कहते क्या है, इसे इरिथ्रोसाइट। निर्माण के बाद फिर अगली जो है वो आती है कि इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, संख्या इनकी कितनी होती है। ठीक है, तो संख्या फ्रेंड्स मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम होती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसी की वजह से मेल में ब्लड जो है ज्यादा होता है और फीमेल में ब्लड जो है वो आधा लीटर कम होता है। ठीक है, आधा लीटर ब्लड जो है किस में कम होगा, फीमेल में कम होगा। किसकी वजह से, आरबीसी की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में ये 50 लाख से 55 लाख घन मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, और ये संख्या जो है किसकी है, तो ये है मेल की। और फीमेल में यही थोड़ा सा कम हो जाएगा,
ये हो जाएगा 45 लाख से 50 लाख घन मिलीमीटर, ये होता है फीमेल में, ये होता है फीमेल में। और 60 लाख से 70 लाख घन मिलीमीटर, ये होता है बच्चों में, ये होता है बच्चों में। ठीक है, तो ये यूनिट है। ठीक है, एमएम क्यूब क्या है? यूनिट है कि 1 घन मिलीमीटर वॉल्यूम लेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना आरबीसी है। तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो बच्चों में आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है और फीमेल में आरबीसी की संख्या जो है वो सबसे कम होती है, और मेल में जो है ये फीमेल से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि रासायनिक नाम इसका एरिथ्रोसाइट है, निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है, संख्या जो है वो 50 से 55 लाख है। इसके बाद फ्रेंड फिर आएगा कि इनका जीवन काल कितना होगा। संख्या में पता चली, अभी कितने दिनों तक जीवित रहेंगी, तो इसमें लिखेंगे कि इनका जीवन काल कितना होता है। तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन, 120 डेज इनका जीवन काल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनकी डेथ कहाँ होती है, या इनका डिकम्पोजिशन कहाँ होता है, विघटन कहाँ होता है। तो जो मैच्योर्ड आरबीसी है, ऐसे समझ लो कि 120 दिन जो आरबीसी डेज जो लाइफ स्पैन होगा वो किसका होगा? मैच्योर आरबीसी का होगा। आरबीसी बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएंगी और जैसे ही आरबीसी ज्यादा मैच्योर होती है तो ये चली जाती है स्प्लीन में। मैच्योर आरबीसी चली जाएंगी स्प्लीन में और ये स्प्लीन में ही क्या रहती है? स्टोर रहती है। और जब ये 120 डेज लगभग ये कंप्लीट कर लेती है तो इनका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो प्लीहा में इनका क्या होता है? डेथ होता है। और यहाँ पे आरबीसी क्योंकि स्टोर भी रहती है इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा को कहा जाता है ब्लड बैंक, और इसीलिए प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कि बॉडी का ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा प्लीहा या स्प्लीन। ठीक है, दूसरा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा। एक बार आप फिर से समझ लोगे कि इसे ब्लड बैंक क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कि जो मैच्योर आरबीसी है वो सारी की सारी जाके प्लीहा में स्टोर रहती है, यानी ब्लड वहां पे क्या हो रहता है? आरबीसी के रूप में स्टोर रहता है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। और कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लीहा में ही जाके आरबीसी जो है वो टूट जाती है, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। ठीक है, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। फिर इसके बाद ये सेल है, ये कोशिकाएं हैं, तो इनमें केंद्रक होगा या नहीं होगा, इसकी अगर हम जांच करें तो न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस जो है वो इसमें अनुपस्थित होता है, नॉट प्रेजेंट। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। केंद्रक के अलावा इसमें कोशिका अंग भी नहीं पाए जाते हैं, कोशिका अंग भी नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका अंग भी नहीं पाए जाएंगे, दूसरा केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक आपका अपवाद है यहाँ पे। एक अपवाद क्या है? तो ऊंट और लामा, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, किसी भी मैमल्स, किसी भी जो आपके वर्टिब्रा होते हैं उनमें
उनकी आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन दो एनिमल ऐसे हैं, ऊंट और लामा, जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऊंट और लामा ही केवल दो एनिमल ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस आपको मिलेगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि जो आरबीसी है इसका शेप कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा। तो जितनी भी आरबीसी होती हैं उन सब का जो आकार है वो होता है उभयावतल। उभयावतल इसको कहते हैं बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव इनका आकार होता है। बाइकॉनकेव का मतलब कि दोनों तरफ से क्या होगा, इस तरह से, दोनों तरफ से गड्ढा होगा इस तरह से, जैसे एल्पेनलीबे टॉपी देखी होगी वो उसमें उस तरह का इनका आकार होता है। लेकिन फिर से अपवाद है कि जो ऊंट और लामा की जो आकार है ये हो गया, ये कैसा होगा, उभय उत्तल होगा। ये होता है उभय उत्तल, ये होता है बाइकॉन्वेक्स, ये बाइकॉन्वेक्स होता है। ये कैसा होगा, तो ये इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से होगा। ठीक है, दोनों साइड पे क्या होगा, उभार होगा, ये इस तरह से होगा। तो आकार कैसा होता है, नॉर्मली पूछे तो उभय अवतल होगा, स्पेशली ऊंट और लामा के लिए पूछे तो क्या होगा, उभय उत्तल होगा, बाइकॉन्वेक्स होगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा कि केंद्रक आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर ऊंट और लामा का पूछते हैं तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करेंगे जल्दी से। फिर नेक्स्ट है आपका फंक्शन क्या होंगे इसके, आरबीसी करती क्या है। तो नेक्स्ट आप लिखोगे इसमें आरबीसी के कार्य, फंक्शंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के कार्य। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो एलिमेंट से मिलकर बनती है। एक होता है हीम, एक होता है हीम, और दूसरा होता है ग्लोबिन। दूसरा होता है ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन है तो हम कहेंगे इसमें कि ये जो ग्लोबिन है ये एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। और ये जो हीम है, ये जो हीम है तो ये एक प्रकार का क्या होता है, आयरन कंपाउंड होता है, आयरन कंपाउंड होता है। ये लौह का एक यौगिक होता है। ठीक है, ये किसकी तरह वर्क करेगा, तो ये पिगमेंट की तरह वर्क करता है। और पिगमेंट की तरह वर्क करने के बाद ये कैसा कलर देगा, तो आंसर होगा ये रेड कलर देता है, ये लाल रंग देता है। ठीक है, लाल रंग देता है। अब यहां से क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे निकलते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर आरबीसी कम होगा तो एनीमिया रोग होता है। अब एनीमिया रोग किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है, तो उसके 3-4 आंसर हो सकते हैं कि आरबीसी की कमी से तो एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से तो एनीमिया, आयरन की कमी से तो भी क्या, एनीमिया। क्योंकि अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है उसको लाल रंग कौन प्रोवाइड कराता है, तो आपका आंसर होगा आयरन या लौह प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम हीम कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, तो हीमोग्लोबिन का सिर्फ एक ही फंक्शन है कि जो फंक्शन हीमोग्लोबिन का हो जाएगा फिर वही फंक्शन किसका हो जाएगा, आरबीसी का हो जाएगा। तो आरबीसी या जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाती है,
ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाती है। किसका काम है ये? आरबीसी का काम है। और आरबीसी के अंदर ये काम करता कौन है? तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन ये काम करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन काम कैसे करेगा? तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बनाती है, एक आपका केमिकल कंपाउंड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कंपाउंड बनता है, इसके रूप में ऑक्सीजन जो है जुड़ के जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को लेके जाता है? तो आपका आंसर होगा कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने साथ लेकर जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि नॉर्मल जो भी मनुष्य है उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो हीमोग्लोबिन जो है वो 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ये तो होनी चाहिए मेल में, और 12 से 14 ग्राम पर 100 ml ये होनी चाहिए फीमेल में। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन की मात्रा है, इसको आप नोट करोगे। हीमोग्लोबिन की ये मात्रा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की ये मात्रा है। ठीक, तो एक बार फिर से इसको समझ लोगे कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, और हीमोग्लोबिन जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है। एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है, और हीम जो है एक प्रकार का क्या है? आयरन कंपाउंड है। ये क्या करता है? ये पिगमेंट की तरह काम करता है, और ये कैसा कलर देगा? तो ये रेड कलर देता है। ठीक है, इसके बाद हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाती है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक कंपाउंड बनाती है, और जिसके जरिए ऑक्सीजन जो है हर एक कोशिका तक पहुंच जाती है। और इसके बाद क्या होगा कि एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं को बाउंड करता है, कितने अणुओं को अपने साथ लेकर जाता है? तो आंसर होगा कि 4 अणुओं को ये अपने साथ लेकर जाता है। ठीक है, और यही कार्य फिर किसका हो जाएगा? तो यही कार्य हो जाएगा किसका? आरबीसी का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आरबीसी की कमी से, या ब्लड की कमी से, या हीमोग्लोबिन की कमी से, या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर होगा कि एनीमिया रोग होता है। ठीक है, एनीमिया रोग होता है। फिर एक नॉर्मल पुरुष में जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होना चाहिए? तो आपका आंसर होगा कि 14 से 16 ग्राम पुरुषों के लिए, और 12 से 14 ग्राम जो है वो किसके लिए? महिलाओं के लिए। और अगर मनुष्य के लिए पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 से 16 ग्राम मनुष्य के लिए हो जाएगा। ये सामान्य मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य है, तो उसके लिए जो हीमोग्लोबिन है वो 12 से 16 ग्राम होती है। इसमें मेल फीमेल फिर नहीं होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, वो हम इसमें लिखेंगे। जैसे कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो आरबीसी के फॉर्मेशन में आयरन के अलावा और एलिमेंट हैं जो हेल्प करते हैं। जैसे आयरन तो हो ही गया, आयरन, B6, B12, फॉलिक एसिड, ये सभी क्या करते हैं? ये सभी आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है, आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है? तो आपको आंसर लगाना है इसमें B6। तो विटामिन B6 की कमी से हो जाएगा एनीमिया, एनीमिया होता है इससे। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि B12 भी तो दिया है, B12 क्यों नहीं लगाएंगे? आयरन की कमी से तब भी क्या होगा? एनीमिया। B12 हमें तब लगाना है जब आपसे पूछें कि परनीशियस एनीमिया, इसको कहते हैं संघातिक एनीमिया, ये ज्यादा खतरनाक वाली होती है। ठीक है, तो जब आपसे पूछेंगे कि संघातिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है, तब आपका आंसर होगा B12।
ठीक है। पर्नीशिया संघाती का मतलब यह है कि जब भी B12 की कमी होती है तो ऐसी कंडीशन में ये सीधे ब्रेन पे इफेक्ट करता है, ठीक है। ये ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके संपर्क को तोड़ देता है और इसकी कमी के कारण क्या होगा कि पैरालिसिस भी होता है। एनीमिया के साथ क्या हो जाएगा, व्यक्ति को पैरालाइज हो जाएगा और इसीलिए इसको कहा जाता है संघातिक एनीमिया। सबसे खतरनाक एनीमिया जो है वो B12 वाली होती है, ठीक है। नॉर्मली एनीमिया जो है वो किसकी कमी से हो सकती है, तो विटामिन B6 आपको लगाना है कि अगर ऑप्शन में B6 भी है B12 भी है और आपसे पूछा है कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, तब आपको लगाना है B6, ठीक है। तब आपको लगाना है उसमें B6 अगर विटामिन का पूछते हैं तो, ठीक है। क्लियर, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो आरबीसी के निर्माण में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ऊंचाई पे जाने पर आरबीसी की संख्या जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो रीजन क्या है इसका, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के साथ साथ क्या होगा कि उस कमी को पूरा करने के लिए जो स्प्लीन में स्टोर स्प्लीन में स्टोर आरबीसी है, ये अपने आप जो है कहाँ आ जाती हैं, अपने आप जो बॉडी में आ जाती है, बॉडी के सभी अंगों में ये अपने आप फैल जाती हैं। और इससे क्या होगा, इससे हमें ऐसा फील होता है कि आरबीसी की संख्या जो है बढ़ जाती है और इसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन की पूर्ति वहां से हो जाती है, ऑक्सीजन की पूर्ति वहां से हो जाती है, ठीक है। जब हम हाइट पे जाते हैं, एक बार फिर समझ लो कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी होती है, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। और जब हम सांस लेते हैं तो एक बार सांस लेने में हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है जितनी हम नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं। अब बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि स्प्लीन में जो आरबीसी स्टोर होती हैं, जिसे हम ब्लड बैंक कहते हैं, तो ये जो आरबीसी है ये अंगों में आ जाती हैं और अंगों में आने के बाद क्या होगा कि ये ऑक्सीजन को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि संख्या अगर ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब की जाएगी और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर अंगों में या सेल्स में जो है ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है, उसमें कमी जो है वो नहीं होती है। समझ गए कि नहीं। तो ऊंचाई के जाने पर आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी को मापने का जो यंत्र है उसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कि आरबीसी को मापने वाला जो यंत्र है उसे कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर इसे कहा जाता है। दूसरा कि आरबीसी जो है ये किसका फॉर्मेशन करती है, तो आरबीसी जो है ये एंटीजन का फॉर्मेशन करती है, एंटीजन ए और बी। आरबीसी में एंटीजन ए और बी ये पाए जाते हैं। एक आपका ये पॉइंट हो गया और एक आपका ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, ये आपको नोट करने हैं उसमें, ठीक है। कि ऊंचाई पे जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पाए जाते हैं और इसी से क्या होगा, इसी से ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। एंटीजन की खोज किसने की थी, तो आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ही ब्लड ग्रुप डिसाइड किया था, किसके बेस पे, एंटीजन के बेस पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कि आरबीसी को हम कैसे मेजर करेंगे, तो आपका आंसर होगा हीमोसाइटोमीटर से इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आरबीसी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। तो जैसे हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था कि निर्माण, जीवन काल, रासायनिक नाम, तो सेम उसी तरह से उसी वे में हमें पढ़ना है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं या कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ठीक है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। आइए देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम इनका क्या है।
क्योंकि ये कलरलेस होती हैं, और जहां पर भी कलरलेस होता है तो वहां पे ल्यूकोवर्ड आता है, तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया, सॉरी इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। इसके बाद फिर इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, निर्माण कहाँ होगा, तो आंसर होगा कि इसका निर्माण भी होता है बोन मैरो में। और कौन सी बोन मैरो, तो व्हाइट बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो, इसको कहेंगे श्वेत अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा, व्हाइट बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। फिर हमारा अगला होता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या इनकी होती है 6000 से 8000 MMQ। अब ये दोनों में इक्वल होता है, ठीक है, तो मेल फीमेल हर किसी के लिए इक्वल है, 6000 से 8000 MMQ। संख्या के बाद फिर इनके लाइफ स्पैन कितना होगा, इनका जीवन काल कितना होगा। तो जीवन काल के बारे में देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, लेकिन आपको 2 से 4 दिन ही लिखना है, 2 से 4 दिन लिखना है। वो इसलिए कि 2 से 4 दिन वाली जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा होती है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए एवरेज जो है 2 से 4 दिन होता है। बाकी कुछ सेल ऐसी होती हैं इनमें जिनका जीवन काल 12 घंटे का होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका जीवन काल जो 20-20 दिन तक का होता है। ठीक है, तो हमें एवरेज लिखना है। ये मैक्सिमम अगर पूछे तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 20 दिन, 20 दिन तक भी ये जीवित रहती है, लेकिन सभी नहीं, कुछ ही है इसमें। जैसे बेसोफिल्स बहुत कम संख्या है उनकी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जीवित रहती हैं, 20 दिन। ठीक है, तो जीवन काल में 2 से 4 दिन ही आपको याद रखना होता है इसमें। ठीक, तो निर्माण, संख्या, जीवन काल। इसके बाद इनकी डेथ कहाँ पे होती है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। ठीक है, इन ब्लड, ये ब्लड में ही डिकम्पोज हो जाती हैं, और रीजनरेशन भी इनका ब्लड में ही हो जाता है। ठीक है, रीजनरेशन भी इनका कहाँ पे हो जाता है, ब्लड में, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक क्या करता है, सेल डिवीजन कर लेता है, और ये रीडेवलप भी हो सकती है। तो जल्दी से इसको नोट करोगे, रासायनिक नाम है इसका ल्यूकोसाइट। व्हाइट बोन मैरो में इनका फॉर्मेशन होता है, 6000 से 8000 इनकी संख्या होती है, 2 से 4 दिन इनका जीवन काल, लाइफ स्पैन होता है, और ये रक्त में ही क्या हो जाती है, रक्त में ही नष्ट हो जाती है। ठीक है, रक्त में ही नष्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद फिर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इनमें न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। अगर हम बात करें केंद्रक की, केंद्रक, तो केंद्रक इनमें उपस्थित होता है, केंद्रक इनमें उपस्थित होता है। और अगर हम बात करें आकार की, तो इनका आकार जो है इनडेफिनिट है, अनिश्चित आकार है, इनका आकार होता है अनिश्चित, अनिश्चित होता है, अनडिफाइन होता है, अनडिफाइंड इनका आकार होता है, अनिश्चित। अनिश्चित क्यों होता है, मतलब क्या है इसका, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह अपना आकार कभी भी एक जैसा नहीं रखती हैं, ये अपना आकार हमेशा बदलती रहती हैं, जैसे जैसी सिचुएशन होगी वैसे वैसे ये अपना आकार बदलती रहती हैं, अमीबा के जैसा। तो इसको हम कहते हैं कि इनका आकार जो है अमीबा के समान होता है। जैसे अमीबा अपना आकार बदलता रहता है, उसी तरह से WBC भी अपना आकार जो है वो बदलती रहती हैं, अमीबा के समान इनका आकार होगा। ठीक, अब इसके बाद फंक्शन क्या है इनका, तो फंक्शन देखो, इनका कार्य क्या होगा, तो WBC का कार्य होता है जीवाणु, जीवाणु का भक्षण करना, भक्षण करना। ठीक है, किल बैक्टीरिया से इसको लिख सकते हैं, किल बैक्टीरिया। दूसरा, संक्रमण से सुरक्षा, संक्रमण से सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन,
और तीसरा इसमें लिख सकते हो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स का मतलब समझेंगे कि जीवाणु का भक्षण मतलब क्या है, इसका संक्रमण से सुरक्षा इसका क्या मतलब है, और प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। ठीक, तो देखिए WBC जो है इसमें 5 प्रकार की सेल पाई जाती हैं, और ये 5 प्रकार की जो सेल्स हैं ये अलग अलग अपना अपना काम करती हैं, और तभी हमें ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इनका मतलब समझ में आएगा। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ल्यूकोसाइट जो है WBC जो है ये 5 प्रकार की होती है। WBC में 5 प्रकार की सेल होती हैं। ठीक है, जैसे कि एक है न्यूट्रोफिल्स, एक है न्यूट्रोफिल्स, हिंदी में भी इसको न्यूट्रोफिल्स ही कहा जाता है। एक है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये सबसे ज्यादा होती, मतलब इन 5 में सबसे ज्यादा संख्या जो है वो किसकी होगी, न्यूट्रोफिल्स की होगी। 60 से 70% तक ये पाई जाती है, सबसे ज्यादा संख्या इनकी होती है। तो इसमें लिख सकते हैं कि यह संख्या में सबसे अधिक होती है, संख्या में सबसे अधिक होती है। और ये क्या करती है, तो यह जीवाणु का भक्षण करती है, किल बैक्टीरिया, जीवाणु का क्या करती है, भक्षण करती है। ठीक है, जीवाणु का भक्षण करती है। दूसरी जो सेल है वो होती है बेसोफिल्स, वो होती है बेसोफिल्स, इसको ऐसे लिखते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है ये क्या करेगी, तो ये इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन है उसके लिए काम करती है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का मतलब ये जैसे कहीं पे घाव हो गया, अब घाव होने के बाद क्या होगा, उसमें सूजन आ जाएगी या कहीं पे रेडनेस आ जाएगी, लालपन आ जाएगा, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के सिम्टम्स होते हैं। और अगर ऐसा कभी होता है तो समझ लो कि बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है, वो इन सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको डेवलप तैयार कौन करता है, तो बेसोफिल्स इसको तैयार करती हैं। और ऐसा करने के लिए जो बेसोफिल्स हैं ये है हिस्टामिन, ये सेरोटोनिन और हेपेरिन का स्राव करती हैं। ठीक है, हिस्टामिन ये केमिकल कंपाउंड है, ये सेरोटोनिन ये एक हार्मोन है, और हेपेरिन जो है एक क्या है, ये प्रोटीन है हेपेरिन। तो हेपेरिन का फंक्शन हमने पढ़ा था कि क्लॉटिंग को ये प्रिवेंट करती, कि धमनियों में जो रक्त है वो ना जमे, इसके लिए जिम्मेदार है हेपेरिन। सेरोटोनिन एक आपका हार्मोन है जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक है, पूरी बॉडी को रेगुलेट का मतलब ये है कि जैसे ये आपका मूड अच्छा है खराब है, इसको कौन रेगुलेट करेगा, सेरोटोनिन इसको रेगुलेट करता है। ठीक, और सेरोटोनिन ही इसको क्या करेगा कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए इसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा, शोधकारी क्रियाओं के लिए प्रेरित करेगा। और हिस्टामिन क्या करेगा, तो हिस्टामिन जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, उनके एरिया को ये इंक्रीज करता है ताकि जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हैं वो आसानी से हो सके। तो ये क्या करेगी मेन, तो ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में भाग लेती है।
इसमें हम ये लिख सकते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में भाग लेती हैं। और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कब ज्यादा होती हैं? तो कोई घाव लगने पे या चोट लगने पे, गुम चोट जिसे कहते हैं, वो लगने पे, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब जो है सिम्टम्स हैं किसके? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के। इसको हिंदी में कहा जाता है शोथकारी क्रियाएं। शोथकारी क्रियाएं, शोधकारी क्रिया एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉडी अपने आप को किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार कर रही होती है, उसे कहा जाता है इन्फ्लामेटरी या शोधकारी क्रियाएं। ठीक है, तो इन्फेक्शन से ये बचाती है, मतलब अगर चोट में इन्फेक्शन लगी है और उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए तो उससे ये क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। अब इसी के जस्ट आपका होता है, एक होती है आपकी इयोसिनोफिल्स। तो इयोसिनोफिल्स क्या करेंगी? ये बैक्टीरिया या जो भी परजीवी होते हैं उनको किल करती हैं। कब? जब इसे पता चलेगा कि बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। बॉडी में जब इन्फेक्शन होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा लेती हैं। ठीक है, और जो इयोसिनोफिल्स हैं अगर उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाए तो इसे इसिनोफिलिया रोग कहा जाता है, जो खांसी या फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ? न्यूट्रोफिल्स जो है ये क्या करेंगी? इनकी संख्या जो है वो बहुत ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, और ये जीवाणुओं को किल करती है, जीवाणुओं को मारने का काम करती है। और बेसोफिल्स जो है इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, मिनिमम सबसे कम संख्या इनकी होती है। बेसोफिल्स ये क्या होंगी? संख्या में सबसे कम होती है, संख्या में सबसे कम होती हैं। और ये क्या करती हैं? शोधकारी क्रियाओं में भाग लेती हैं। ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, सीक्रेशन करती हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड फिर है आपका इयोसिनोफिल्स। फिर तीसरी टाइप की जो WBC है इसे कहते हैं हम लोग यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स तो ये क्या करेगी? ये एलर्जी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ये एलर्जी प्रतिक्रिया, एलर्जी प्रतिक्रिया को दर्शाती है। ठीक है, इसमें हम ये लिख सकते हैं, किसी भी चीज से अगर कोई एलर्जी होती है तो इसको कंट्रोल कौन करता है? यूसिनोफिल्स करता है। और इसके बढ़ने से कौन सा रोग हो जाएगा? इसके बढ़ने से यूसिनोफिलिया रोग हो जाता है। इसके बढ़ने से यूसिनोफिलिया रोग हो जाता है। ठीक है, फोर्थ है आपका मोनोसाइट। फोर्थ है मोनोसाइट। ये आकार में सबसे बड़ा होता है, आकार में सबसे बड़ी होती है। और इनका काम क्या होगा? इनका काम होता है सेम जीवाणु का भक्षण, किल्स बैक्टीरिया। और 5 जो है ये होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये आकार में सबसे छोटी होती हैं, आकार में सबसे छोटी होती हैं। और इनका काम होता है, ये क्या करती हैं? एंटी बॉडी का निर्माण करती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। और ये क्या करती हैं? तो इम्यून सिस्टम का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हमने पांचों जो WBC है उनका फंक्शन हमने पढ़ा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं ये सब जो है वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, जैसे कोई ह्यूमन है, ये कोई ह्यूमन है और इस पे मान लो कोई बैक्टीरिया जो है इस पे अटैक करना चाह रहा है, इस पे अटैक करना चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं इनका काम होता है कि कोई भी बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, इसको पहचानना
और पहचान कर इसकी इंफॉर्मेशन जो है किसको देना, लिम्फोसाइट्स को देना। जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये दो टाइप की सेल इसमें होती है, ठीक है। तो जब भी कोई बैक्टीरिया इस पे अटैक करेगा तो एंटीबॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी इसकी एक्टिविटीज को मेजर करेगी, इसको पहचानेगी और इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास पहुंच जाएगी, लिम्फोसाइट के पास पहुंच जाएगी। अब लिम्फोसाइट क्या करेगी, लिम्फोसाइट जो है इससे फाइट करेगी, इससे लड़ेंगी। अब लड़ने के बाद क्या होगा कि लिम्फोसाइट लड़ते लड़ते अगर लिम्फोसाइट जीत जाती है तो फिर ये जो रोग है ये यहां से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये जो बैक्टीरिया है ये डेड हो जाएगा। जब ये बैक्टीरिया डेड हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर ऐसी कंडीशन में जो मोनोसाइट है और जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये इसे खाने के लिए आ जाती हैं। क्योंकि अगर ये बैक्टीरिया यहाँ पे ब्लड के अंदर पड़ा रहा तो ब्लड के अंदर बहुत सारा डेब्रिस जमा हो जाएगा, बहुत सारा कचरा जमा हो जाएगा। तो बैक्टीरिया वायरस जितने भी हैं ये इन सबको खाने का काम कौन करेंगी, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट लड़ती नहीं है, मोनोसाइट क्या करेंगी, जब बैक्टीरिया वायरस मरता है तो उसको सफाई करने का काम करती है मोनोसाइट, ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं आई, बताओ, ठीक है ना। और बाकी एलर्जी का मतलब क्या कि जैसे किसी भी व्यक्ति को बहुत सी चीजों से एलर्जी होती है तो एलर्जी का रिएक्शन कैसे पता चलेगा कि हमें इससे एलर्जी है, तो वो पता चलेगा किससे, यूसिनोफिल से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट, ठीक है। कि प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब क्या है कि किसी भी बाहरी चीज को अंदर ना आने देना, उसको फाइट करके उसको वहां से मार देना या भगा देना, और उसके बाद जो मरी हुई बैक्टीरिया वायरस जीवाणु जो कचरा यानी डेब्रिस जो बचता है उसको सफाई करने के लिए मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ये दो होती हैं, ठीक है। ये दो आपकी प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर, ठीक, क्लियर। चलो तो अब हम नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है वो है प्लेटलेट्स, ठीक, प्लेटलेट्स, इसको बिम्बाणु भी कहते हैं, इसको बिम्बाणु भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है थ्रोम्बोसाइट, ये होता है थ्रोम्बोसाइट। इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। निर्माण कहां पे होगा, तो निर्माण देखिए बोन मैरो इस तरह से, ये है बोन और इसके अंदर ये है कैविटी, बोन मैरो। फिर इसी बोन मैरो में कुछ सेल्स होती हैं यहाँ पे लगी हुई, ये जो सेल्स हैं इन्हें कहा जाता है मेगा कैरियोटिक सेल्स, इन्हें कहा जाता है मेगा कैरियोटिक सेल। इन्हें कहा जाता है मेगा कैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो जब ये मेगा कैरियोटिक सेल्स जो है जब ये डिकम्पोज होती हैं, जब ये टूटती हैं तो इनसे टूट टूट कर क्या बनता है, प्लेटलेट्स बनता है, ठीक है। इन मेगा कैरियोटिक से टूट टूट कर प्लेटलेट्स बनेगा। और मेगा कैरियोटिक कहाँ पे है, तो बोन मैरो में है। तो हम ये कहते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं इनका निर्माण भी कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में किसकी वजह से, तो मेगा कैरियोटिक सेल के टूटने से होता है। तो निर्माण में हम लिखेंगे कि इनका निर्माण भी कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और अस्थि मज्जा में किसकी वजह से होगा, तो मेगा कैरियोटिक कोशिकाओं के टूटने से इनका निर्माण होता है। निर्माण के बाद फिर आता है इनकी संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो है ये होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख तक, और यूनिट हो जाएगी mm³। 1.5 लाख से 3.5 लाख तक इनकी संख्या होती है। और इनका जीवन कितना होगा, जीवन काल कहीं 5 दिन है कहीं 10 दिन है, तो आप 10 दिन भी 10 डेज भी लिख सकते हो, आप इसको 1 वीक भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको 1 वीक भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम 10 दिनों तक ये जीवित रहती हैं, और नॉर्मली जो है वो 5 से 7 दिन तक ये जीवित रहती हैं, ठीक है। इसके बाद इनका फंक्शन क्या होगा, इनका जो कार्य है वो क्या होगा, तो इनका कार्य होता है रक्त का थक्का,
रक्त का थक्का जमाना, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दूसरा इनका कार्य होता है शरीर को शक्ति प्रदान करना, शरीर को शक्ति प्रदान करना, ये भी इनका कार्य होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि जब किसी को डेंगू होता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वीकनेस बहुत ज्यादा आती है। तो रीजन क्या है, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है हमें क्या करती हैं, शक्ति प्रोवाइड कराती हैं, लंबे समय तक काम करने की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं। और जब ये कम हो जाती है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। काम करने की इच्छा तो करेगी, बेड पे पड़े पड़े आप कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, इच्छा करेगी, लेकिन जब आप काम करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा थकान होगी, काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है या 1 घंटे आधे घंटे में आप पढ़कर थक जाते हो, तो कहीं ना कहीं जो है आपका ब्लड में दिक्कत है, ठीक है, या तो आरबीसी कम होगी या तो फिर प्लेटलेट्स कम होंगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए खान पान जो है वो थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए ताकि ब्लड जो है मेंटेन बना रहे, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा पढ़ा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये हमने चारों कंपोनेंट्स जो है वो ब्लड के पढ़ लिए हैं। और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला सेक्शन जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब ब्लड में आपका क्या बचा है, तो ब्लड में बचा है ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर और ब्लड क्लॉटिंग, ये आपका बचा है। यानी एक लेक्चर और होगा ब्लड में, इसके बाद ब्लड जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया। तो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अपने साथी जो भी आपके साथ के जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस दौर में, देखिए कोरोना का दौर है, घर में खाली बैठे बैठे सभी लोग जो है टेंशनाइज हो जाते हैं, ठीक, सभी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस टाइम पे मोटिवेट रहना और सुरक्षित रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप इसको देखा कीजिए, नोट्स बनाइए, कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए, पॉजिटिव ही करना है, पॉजिटिव ही सोचना है, और सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और परीक्षा गुरु आपके साथ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।